हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट यूनिट का मतलब फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। सेमेस्टर लिख देती हूँ, हम सेकंड सेम कर रहे हैं, ठीक है, एज़ पर द न्यू सिलेबस ऑफ द CBLU, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया था बच्चे, इसके अंदर हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कर रहे थे। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अंदर हमने क्या किया था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अंदर हमने जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था, जनरलाइज्ड वेलोसिटी हमने कर लिया था। आज जो हमारी बारी आ रही है वो हमारे पास है कि जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन को डिस्कस करिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना मेन टॉपिक्स आज का जो है वो हमारे पास लिख लेते हैं, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन को कर लीजिए। जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन के अंदर आपको क्या ध्यान में देखना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर एक्सेलरेशन पता होगा ना तो आप जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन को भी इजीली कर सकते हो। कैसे, आपने ये बताया कि आर आई जो है वो आर आई आपका Q1 से लेके आपका Qn तक का जो है वो फंक्शन है, आपने ये बता दिया था, ठीक है। और जो n हम पार्टिकल्स लेके चल रहे हैं उसको हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम तक का ही बताया था, तो उसको हमने f तक भी ले लिया। और ये किसका फंक्शन था, हमारे t तक का फंक्शन था। फिर हमने जब इसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट निकाला तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अंदर जस्ट हमने डेल q f तक का ही नोटेशंस दी थी, यानी कि हमने डेल r निकाला, ठीक है, डेल आर आई, यानी कि हमने टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, जस्ट उसकी पोजीशन को ही चेंज देखा था, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसके अंदर ये किया कि ये जो हमने आर आई ले रखा था ना, इसका जब चेंज निकाला तो हमारे पास ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आया, क्यू एफ का क्या आ गया था, चेंज आ गया था। हमें क्या चाहिए कि ये जो हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लिए थे, इस कोऑर्डिनेट का हमने जब ये निकाला तो चेंजमेंट निकाला तो ये आ गया जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का वन टाइम डेरिवेटिव जब हो गया तो वो हमारे पास आ गया जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर इसका दो बारी डेरिवेटिव आ जाए ना तो मैं ये कह दूंगी कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो दो बारी तब जाएगा जब मेरा आर आई जो जिसको हमने इसका फंक्शन मानना हुआ था, अगर उसका मैं क्या कर दूँ, दो बारी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकाल दूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके अंदर चेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है अगर यहाँ तक आपको पहुँचना है तो आपको पहले वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, यानी कि वेलोसिटी किसके इक्वल थी, आपकी आर आई डॉट, जिससे हमारे पास कितना आ गया था, क्यू आई डॉट निकल गया था, ठीक है, यानी कि क्यू एफ डॉट, यानी कि क्यू के डॉट, हमने क्यू को के को हमने 1 to f तक का ले रखा था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका यानी कि ये है, इसका डॉट करेंगे तो इसके डबल डॉट हो जाएगा और इसका आर आई का जो वैल्यू था उसका एक बार ही और डॉट हो जाएगा। तो इसके लिए हम कहेंगे कि एज वी नो the relation of generalized velocity is, क्या है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का रिलेशन, आर आई डॉट वैक्टर इज इक्वल टू, या फिर वैक्टर डॉट, अब इसको वैक्टर डॉट लिख लीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू समीशन आपका k इज इक्वल टू 1 to आपका f था, ठीक है, और यहाँ तक कितना था, करली आर आई वैक्टर डिवाइडेड बाय करली क्यू के आपका था, ठीक है, और यहाँ पे कितना था, क्यू के डॉट प्लस में करली आर आई वैक्टर बाय करली टी, आपके पास ये था। अब ये जो आप बता के चल रहे थे ये किसके लिए बता रहे थे, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बता रहे थे, ठीक है। तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो तब रहेगी जब हमारे पास कैसे थे, आपके कंस्ट्रेंट फोर्स थे, यानी कि आपके पास 3n माइनस के, वो जो था आपका 3n माइनस में k था, वो आपने पूरा का पूरा f रख रखा था, यानी कि कंस्ट्रेंट्स थे उसमें, तब आप उसको 3n माइनस के, f इज इक्वल टू 3n माइनस के होता है, ठीक है। अब ये कहता है कि लेकिन अगर मैं नॉन कंस्ट्रेंट लेके चलूँ, ठीक है, नॉन कंस्ट्रेंट लेके चलेंगे तो वहाँ पे 3n ही हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कहोगे फॉर नॉन constraint system, for non-constraint system velocity, generalized velocity is equal to k is equal to, यहाँ पे आपका 3n
करली आर आई वैक्टर डिवाइडेड बाय करली क्यू के का डॉट प्लस में करली आर आई यहाँ पे भी करली आर आई डिवाइडेड बाय करली टी हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको हमारा कंस्ट्रेंट नहीं नॉन कंस्ट्रेंट्स मोशन जो है वो सिस्टम जो है वो कंसिडर कर लिया था। अब ये कहता है कि अगर ऐसे है तो अब क्या करो, इसको अपने एक्सेलरेशन निकालना है। ये आपका वेलोसिटी की फॉर्म में था, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का एक बारी और चेंज, जो कि कितना हो जाएगा आपका, अगर ये वेलोसिटी थी तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर वेक्टर का डबल डॉट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका डबल डॉट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फैक्टर था ना, इसका एक बारी टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी टी आपको करना है समीशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to 3n करली आर आई वेक्टर बाई करली क्यू के, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका क्यू के का डॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका, और दूसरे वाला जो है उसका भी तो होएगा प्लस में करली आर आई बाई करली टी, इसका भी एक बारी डेरिवेटिव होएगा। अभी कहता है अगर इसका डेरिवेटिव होएगा तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये फैक्टर है, आर के अंदर भी चेंज है और इसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार इसके रिस्पेक्ट में इसका मतलब यहाँ पे तो क्या लगेगा, यू वी लगेगा और उसका डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ यू वी लगेगा, तो यहाँ यू वी आप लगा दीजिए ना। ठीक है, यहाँ यू वी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ यू वी लगाएंगे तो आर आई वेक्टर का डबल डॉट इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा आपका समीशन के इज इक्वल टू 1 to आपका 3n। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ एक बार इसका डेरिवेटिव हो गया, ये एज इट इज़ आएगा, तो यानी कि करली आर आई वेक्टर का डॉट, ठीक है आर का ही तो करना था, करली क्यू के, ठीक है क्यू के डॉट आपका एज इट इज़ प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा करली आर आई वेक्टर बाय करली क्यू के, ठीक है एज इट इज़, यहाँ कितना हो जाएगा आपका क्यू के डॉट था, क्यू के एक और डॉट आ जाएगा। ठीक है, एक डॉट ऑलरेडी था, एक और आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया, प्लस में यहाँ पे करली आर आई वेक्टर बाय करली टी था, इसका डेरिवेटिव एक बारी और करेंगे तो करली बाय करली टी आर आई वेक्टर का डॉट हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, ये डॉट समझ रहे हो ना। डिफरेंशिएशन के अंदर हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। देखो डिफरेंशिएशन को, एक तो या तो करली एक्स बाई करली टी लिखो, या फिर आप क्या लिख सकते हो एक्स डॉट, इसका भी मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, इसका भी मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दिया है, और फिर एक करली बाई करली टी आपके पास ऑलरेडी था, यानी कि इसको अगर मैं पूरा कंबाइन करके लिखूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, करली टू आर बाई करली टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, करली टू आर बाई करली टी स्क्वायर। अब यहाँ से ये कहता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपके पास आर आई डॉट था, आप ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ आर आई डॉट या आर आई वेक्टर डॉट, ठीक है इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो इसको नाम दे दीजिए कोई भी जो आपने ये नॉन कंस्ट्रेंट के लिए नाम दे रखा है। सपोज ये मेरे पास फर्स्ट था, ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन से इसके अंदर पुट कर दिया, तो आर आई वेक्टर का डबल डॉट इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 1 to आपके पास 3n, के इज इक्वल टू 1 to 3n, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास करली बाय करली क्यू के, ठीक है आर आई वेक्टर का डॉट, ठीक है जिसकी वैल्यू ये थी हमारे पास, तो इसकी वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं हम समीशन। अब यहाँ पे अगर इसको क्यू के मान रहे हैं तो उसको कोऑर्डिनेट को अलग मानना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका j इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने ये कहा है कि जैसे ही हम आर आई की इक्वेशन इसके अंदर से करेंगे तो हम अपने इंडेक्स को के टू जे उसमें चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, इसीलिए हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को अब के नहीं माना, अब हमने जे मान लिया। ठीक है, क्योंकि आर आई डबल डॉट के कोऑर्डिनेट्स आपने के माने हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जे के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये भी हमारे 3n तक जा रहा है, ये हो जाएगा करली आर आई वेक्टर बाय करली क्यू जे,
और यहाँ पे क्यू जे का डॉट हो जाएगा प्लस में करली आर आई वेक्टर बाय करली टी। ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पे, और ये पूरा करने के बाद यहाँ पे कितना था, क्यू के डॉट था, तो ये क्यू के डॉट, ये हमारा पूरा सिस्टम ख़त्म। ठीक है, ये वाला मैंने पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब ये तो एज इट इज़ ही आएगा, प्लस में समीशन के इज इक्वल टू 1 to 3n करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के, यहाँ पे क्यू के का डबल डॉट हो गया, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका क्यू के का डबल डॉट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना था, यहाँ पे हमारे पास करली बाय करली टी था और आर आई वैक्टर का डॉट है, यानी कि इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करेंगे तो करली बाय करली टी तो यहाँ आ जाएगा, और उसके लिए पुट करेंगे तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, समीशन जे इज इक्वल टू 1 to आपका 3n करली बाय करली मतलब करली आर आई वैक्टर बाय करली टी नहीं, करली क्यू जे, सॉरी यहाँ पे क्यू जे है ना, ये कितना हो जाएगा, क्यू जे डॉट प्लस में करली आर आई वैक्टर बाय करली टी। ठीक है, इतना आपके पास आ गया। अब हमें इस वाले पोर्शन को भी ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को भी ओपन करेंगे और इसको भी अंदर करके सॉल्व कर देते हैं। तो समीशन k इज इक्वल टू 1 to 3n, समीशन j इज इक्वल टू 1 to 3n, दोनों इंडेक्सेस को लिख लेंगे। यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये करली बाय करली क्यू के था, ये करली क्यू जे है, और ये कितना हो जाएगा आपका करली 2 आर आई वैक्टर डिवाइडेड बाय करली क्यू के, और यहाँ पे करली क्यू जे हो जाएगा। ठीक है, फिर क्यू जे डॉट है और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू के डॉट हो जाएगा, तो क्यू जे डॉट क्यू के डॉट। ठीक है, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, समीशन k इज इक्वल टू 1 to 3n आपके पास, और ये इसके लिए कितना हो जाएगा, करली 2 आर बाय करली टी, और ये अलग उसमें है और ये उसमें। ठीक है, तो दोनों को हम कर सकते हैं करली क्यू के इंटू करली टी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका करली 2 आर आई वैक्टर डिवाइडेड बाय करली क्यू के और करली टी। इसका मतलब पार्शियली डेरिवेटिव है ये आपका, एक बारी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक बारी आपका kth कोऑर्डिनेट्स जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट था उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, और क्यू के डॉट मेरे पास बाहर था तो वो मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना ख़त्म हो गया पोर्शन। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन लिख दीजिए, समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to आपके पास 3n करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के का डबल डॉट प्लस में, क्योंकि इसमें तो आर आई का तो कोई मेन वो था ही नहीं है, तो एज इट इज़ ही पुट होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास डबल फिर से होएगा, प्लस में यहाँ लिख देती हूँ ना, समीशन j इज इक्वल टू 1 to 3n, और यहाँ पे देखो एक टाइम्स ये था, एक टाइम ये हो गया, तो पहले ये है, अब ये लिखा जाएगा करली आर आई वैक्टर बाय करली टी करली क्यू जे। ठीक है, करली टी करली क्यू जे, और यहाँ पे कितना है, क्यू जे का डॉट प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो बारी टाइम के रिस्पेक्ट में ही है, तो करली 2 आर आई वैक्टर डिवाइडेड बाय करली टी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो बारी इसका टी के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव हो रहा है, तो करली टी के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये ही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है आपका फॉर द जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्यू के डबल डॉट की फॉर्म में हमारे पास ये आ गया है। तो आप यूँ कहोगे कि ये जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है आर आई वैक्टर के डबल डॉट का, ये ही हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन आया है, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। क्या आया है, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन आया है, क्योंकि इसको मैंने क्यू के डबल डॉट की फॉर्म में आपका इवेलुएट कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है आपका जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जनरलाइज्ड फोर्स और जनरलाइज्ड मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अभी आप हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, आपकी वेलोसिटी हो गई है, एक्सेलरेशन हो गई है, अब फोर्स यानी कि 4th नंबर। ठीक है,
4th नंबर पे अब हम आगे हैं, तो 4th नंबर पे आप हेडिंग डाल लीजिए जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, जनरलाइज्ड फोर्स क्या है? देखो, वैसे तो हमें पता है कि फोर्स हमने मास इनटू एक्सेलरेशन करके निकाल सकते हैं, या फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके हम निकाल सकते हैं ना। हम एक छोटा सा और फैक्टर नहीं ले सकते? हम एक काम कर लेते हैं, हम इसके अंदर ना वर्क डन निकाल लेते हैं। हमें पता है कि जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू में चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट है, तो यानी कि वर्क डन है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो हम करते हैं इसके अंदर, यानी कि चेंज इन पोजीशन, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आया है, अगर उसको और इसकी फॉर्म में कर दें, ठीक है, और इसको फिर किसी और चीज़ से नोटेशन दे देंगे, फिर यूँ कह देंगे कि वो जो नोटेशन ही है ना, वही हमारे पास क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स है। कितना छोटा सा बन गया ना। हम यही कर लेते हैं, क्यों इतना बड़ा करें कि पहले एक्सेलरेशन उसमें पेपर में निकालना पड़ेगा, फिर सारा करना पड़ेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। हम ये वाला टॉपिक लेके चल लेते हैं, वर्क डन का कर देंगे, फोर्स के साथ में निकाल लेंगे, जो पोजीशन आएगा उसके साथ पोजीशन का चेंजमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो फैक्टर एक निकलेगा ना, ये कह देंगे इतना फैक्टर मेरे पास क्या है, मेरा जनरलाइज्ड फोर्स है, क्योंकि ये ही मेरे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे, तो ये ही मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्स हो गया। कितना छोटा बना दिया है ना, कितना छोटा बना दिया। यही कर लेते हैं, छोटे वाला कर लेंगे हम तो, है ना। तो यहाँ पे लिखिए जनरलाइज्ड फोर्स के लिए, कंसिडर ए सिस्टम हैविंग n particles and no constraints are there on the system। और अगर हमें वर्क डन दिखाना है तो फोर्स लगा के थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाना पड़ेगा, राइट। तो लिखिए, सपोज अ फोर्स summation of Fi vector is acting on the system causing an arbitrary small displacement del Ri vector of the system by doing work del W is given by del W is equal to summation I is equal to 1 to n Fi डॉट डेल आर आई। अब क्योंकि ये भी वेक्टर की फॉर्म में है, इसीलिए दोनों को ही किस में लिख देंगे, हम वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एज कि जो आपका हमने आर आई वैक्टर को चेंजमेंट निकाला था पोजीशन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, वो हमारे पास फॉर्मूला कितना है, j इज इक्वल टू 1 to 3n। यहाँ पे कितना हो जाएगा, करली आर आई वैक्टर बाई करली क्यू जे, और यहाँ पे डेल क्यू जे, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया था, तो हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं क्या मान लेती हूँ, ये इक्वेशन मान लेती हूँ, और इसको नाम दे देते हैं ए इक्वेशन। तो पुट फर्स्ट इन ए इक्वेशन, ठीक है। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to 3n करली आर आई वैक्टर बाई करली क्यू जे, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कितना, सॉरी यहाँ से लिखिएगा, एक मिनट, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n Fi डॉट आर आई की जगह ये लिखना है, ठीक है, डेल क्यू जे।
इसकी जगह ये लिखना है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो आपने पूरा लिखा है ना, तो ये जो एफ आई दिस 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 यहाँ तक का डेल क्यू जे को तो आप वहाँ लिख दो, ठीक है। और ये जो हमारे पास आया है ना, ये जो आपने फैक्टर ले रखा है एफ आई कर ली आर आई बाई कर ली क्यू जे, ये ही मेरे पास क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स, क्योंकि ये भी क्या बता रहा है, फोर्स है, और हमारे पास जो पोजीशन है उसका हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही क्या था मेरे पास, जनरलाइज्ड, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो हमारे पास वर्क डन आता, तो ये तो मैंने यहाँ दिखाई दिया। तो इसको मैं फोर्स का चेंजमेंट इसके उसमें बता रही हूँ, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये जो हमारे पास चेंजमेंट आ रहा है ये दोनों ही हमारे पोजीशन के थे, ठीक है। तो ये हमारे इसके रिस्पेक्टिव में उसमें आ रहा है, ये हमारे पास क्या था, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, अगर ये जनरलाइज्ड वर्क डन है तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स, तो ये पूरा हो गया आपका जनरलाइज्ड फोर्स, और जनरलाइज्ड फोर्स इनटू में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, ही जनरलाइज्ड वर्क डन दिखाएगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे इसको मैं क्यू फैक्टर बोल देती, तो क्यू जे किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू आपका एन एफ आई वेक्टर डॉट आपके पास कर ली आर आई बाई कर ली क्यू जे, ठीक है, ये वेक्टर की फॉर्म में। देन दिस क्यू जे इज नथिंग बट इट्स अ जनरलाइज्ड फोर्स, क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स। अब क्योंकि ये जनरलाइज्ड फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन पोजीशन भी है, तो आप ये नहीं कहोगे कि इसके जो हमारे डायमेंशंस रहेंगे वो एज इट इज़ रहेंगे जिसके ये है, ठीक है। इसके इक्वल इसका डायमेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि ये इसके डायमेंशंस के ऊपर है, ठीक है। तो आप ये भी लिखिएगा कि हेयर it is not necessary that generalized force have the dimension of force, ठीक है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इसके डायमेंशन क्यू जे के डायमेंशन वही रहेंगे जो हमारे फोर्स का है, आयत पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका होएगा, क्योंकि और भी इसके अंदर ये फैक्टर्स अफेक्टेड है, तो इसीलिए हम इसके अंदर ये नहीं कहेंगे कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है फुल्ली, ठीक है। हो भी सकता है, नेसेसरी नहीं है कि भाई इसका डायमेंशन यही रहेगा, नेसेसरी नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो आप आज यहाँ तक का कर लीजिए, नेक्स्ट हम मोमेंटम का फिर कल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक का कर लीजिएगा आप इसको। थैंक यू for watching this video and keep sharing with your friends. Thank you.